जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे बोर्ड परीक्षा की तैयारी 2024 और 25। तो हम लोग यहां पे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन यानी जो अनसॉल्व के आपके जो क्वेश्चन होते हैं उनको डिस्कस कर रहे थे। तो हालांकि ये हमारा थर्ड पार्ट होगा। इसमें हम लोग एक नंबर वाले जो प्रश्न होते हैं 10 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे हमारे जो प्रश्न होने वाले हैं बहुविकल्पी और अति लघुत्तरीय जो प्रश्न होते हैं यानी एक नंबर में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन पर हम लोग बात करेंगे। तो हालांकि इसका मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, आप अगर नहीं देखें तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं यानी विद्युत चुम्बकीय तरंगें जो होती हैं कैसे उत्पन्न होती हैं। तो इसमें लिखा है कि एक स्थिर आवेश द्वारा, एक नियत वेग से गतिशील आवेश द्वारा, एक त्वरित आवेश द्वारा और एक अनावेशित कण द्वारा। तो आपको बता दूं इसमें जो एक त्वरित आवेश द्वारा, इसको ध्यान देना है, इसी के वजह से विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या होती हैं, उत्पन्न होती हैं। अब आइए दूसरे प्रश्न की ओर चलते। इसमें कह रहा है कि प्लांक नियतांक की बीमा समान होती है या समान है, किसके समान है। तो यहाँ पे देखिए, अगला है बल गुणे समय, अगला है बल गुणे दूरी, अगला है बल गुणे चाल, अगला है बल गुणे दूरी गुणे समय। एक चीज़ सुनिए आप लोग, जैसे अगर बात करें प्लांक नियतांक के मतलब मात्रक की, तो इसका मात्रक होता है जूल बटे सेकंड। तो इसमें हमें देखना है कि जूल बटे सेकंड, हालांकि ऑप्शन ही नहीं है, तो ये किसके बराबर हो सकता है। देखिए, अगर बल गुणे समय की बात करें तो जूल बटे सेकंड नहीं बन सकता। बल गुणे दूरी जो है ये जूल बन जाएगा, लेकिन समय नहीं आया यानी सेकंड नहीं आ पाएगा। अब यहाँ पे अगर तीसरे ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे लिखा है बल। तो चलिए, अगर बल की बात करें तो बल का मात्रक होता है न्यूटन और यहाँ चाल का मात्रक होता है मीटर बटे सेकेंड। तो अगर न्यूटन मीटर की बात करें, न्यूटन मीटर जानते हैं ये जूल के बराबर होता है और बटे क्या हो जाएगा, सेकेंड। ठीक है। तो फाइनली हमने ये देखा कि जब हमने इसको हल किया तो ये जूल बटे सेकंड के क्या हुआ, बराबर आ गया। तो हम कह सकते हैं कि जो प्लांक नियतांक की जो बीमा है वो बल गुणे समय के बराबर क्या होने वाली है। तो उम्मीद करूँगा हमारी बात यहाँ तक आपको समझ में आई होगी। अब आइए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न को। और इसमें कह रहा है 2 वोल्ट का विभवांतर से आवेशित 10 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा की गणना करिए। तो सामान्यतः हम जानते हैं यहाँ पे V बराबर दिया है 2 वोल्ट और धारिता यानी C का मान दिया है 10 माइक्रोफैरड। अगर माइक्रो हटाएंगे तो C बराबर हो जाएगा 10 गुणे 10 के घाते -6 फैरड। तो अगर हम स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो U बराबर होता है हाफ CV²। ठीक है। तो 1/2 C का मान कितना है, 10 गुणे 10 घाते -6 इंटू V का मतलब है 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से फाइनली 1 2 से 1 2 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 10 दूनी 20, यानी या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके घाते 1 मान लीजिए तो यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 10 के घाते -5 और ये ऊर्जा है तो इसका मात्रक जूल हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला आपका प्रश्न है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। हालांकि चुंबकीय क्षेत्र के कई मात्रक हैं, तो इसमें एक मात्रक होता है न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर। तो ये एक मेन मात्रक होता है, बाकी और भी इसके बहुत सारे मात्रक हैं, जैसे टेस्ला होता है, एक मात्रक होता है गॉस होता है, वेबर बटे मीटर स्क्वायर होता है। तो ऐसे कई मात्रक हैं, तो मेन मात्रक होता है न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर। तो देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे लिखा है न्यूटन मीटर के घाते -1 एक यानी एम्पियर घाते -1, ऐसे तरह लिया है। तो अगर मान लीजिए इसको हम लिखना चाहें, इन दोनों को ऊपर ले जाएं, तो न्यूटन एम्पियर के घात -1 मीटर के घात -1। तो मेरे हिसाब से जो आपका पहला ऑप्शन है वही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करेंगे 5वें प्रश्न की। इसमें कह रहा है कि आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण में निम्नलिखित किस संरक्षण के नियम का पालन होता है। ऑप्शन है आवेश, द्रव्यमान, संवेग और ऊर्जा। तो ध्यान देना है कि आइंस्टीन प्रकाश वैद्युत जो समीकरण है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को पालन करता है। हम बात करेंगे अब 6वें प्रश्न की। और इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सा किरण आरेख जो है सही है। तो हालांकि इसमें 4 किरण आरेख आपके बने हुए हैं, इसमें से बताना है कौन सा सही है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जैसा ये जो है ये अवतल लेंस है। तो आपने पढ़ा होगा कि अवतल जो लेंस होता है, जैसे यहाँ पे ये प्रकाशिक केंद्र होता है, प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। तो यदि मुख्य अक्ष के ऊपर या नीचे, अगर मान लो मुख्य अक्ष के ऊपर अगर हम प्रकाश किरण को भेजते हैं तो ये दर्पण से अपवर्तन के पश्चात ये ऊपर की ओर भागता है। अगर मुख्य अक्ष से नीचे की इधर ऐसे भेजते तो ऐसे जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है, तो ये हो नहीं सकता। ठीक है। और यहाँ पे देखिए ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, ये तो क्लियर है, ये एकदम सीधा चला जा रहा है जो कि नहीं हो सकता। इसमें देखिए इधर भाग गया,
जो कि ये नहीं हो सकता। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सेकंड है ये क्या होगा, फाइनली सही होने वाला है। आइए हम लोग आगे के प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि अनुचुंबकी तथा लौ चुंबकी पदार्थों में क्या अंतर होता है। तो ध्यान देना कि जो अनुचुंबकी पदार्थ होते हैं इनमें क्या होता है कि अगर इनको चुंबकीय क्षेत्र के संपर्क में ले जाएंगे तो ये मतलब थोड़ी बहुत मात्रा में क्या होते हैं, चुंबकित होते हैं, यानी चुंबक की क्षेत्र या चुंबक के पास ले जाने पर ये बहुत थोड़ी अल्प मात्रा में चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, तो उन्हें हम लोग कहते हैं अनुचुंबकी पदार्थ। अगर बात करें लौह चुंबकी पदार्थ की, तो लौह चुंबकी पदार्थ में आप ऐसा बोलेंगे कि वे पदार्थ जो किसी चुंबक के समीप जाने पर बहुत प्रबल मात्रा में उसकी ओर आकर्षित होते हैं, उसे कहते हैं लौह चुंबकी पदार्थ। यही इसका अंतर है। बाकी इसके आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, एक दो एग्जाम्पल भी अगर आप लिख देते हैं तो 1 नंबर के लिए पर्याप्त हो जाएगा। तो इसमें यही आप लिखना है कि अनुचुंबकी पदार्थ जो होते हैं वो क्या होते हैं, चुंबक के समीप जाने पर हल्का मतलब अल्प मात्रा में आकर्षित होते हैं, जबकि लौह चुंबकी पदार्थ जो होते हैं वो बहुत प्रबल मात्रा में आकर्षित होते हैं। आगे बात करेंगे 8वें प्रश्न की ओर। इसमें कह रहा है कि यदि अमीटर तथा मिलीमीटर का प्रतिरोध क्रमशः x1 तथा x2 हो तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो एक बात बता दूं, अमीटर और मिलीमीटर, सॉरी यहाँ पे आपको मिलीमीटर करना है या फिर मिलीमीटर ना करके आप धारा मापी भी लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे मैं धारा मापी कर देता हूँ। धारा मापी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं गैल्वेनोमीटर। तो यदि अमीटर तथा धारा मापी का प्रतिरोध क्रमशः x1 तथा x2 हो तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए धारा मापी और अमीटर दोनों क्या करते हैं, धारा को मापन करते हैं, यानी करंट को मेजरमेंट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो धारा मापी होता है ना ये कम करंट को मेजरमेंट करता है, और अमीटर क्या होता है, ये हाई करंट को मेजरमेंट करता है। तो ये अगर ये कम करंट को मेजरमेंट करता है तो इसका मतलब है कि इसका जो प्रतिरोध है वो उच्च होता है, और अगर ये हाई करंट को मेजरमेंट करता है तो इसका मतलब इसका प्रतिरोध क्या होता है, निम्न होता है। तो सीधा सीधा इसमें ये होगा कि अमीटर का प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा, और धारा मापी का ज़्यादा होगा। तो इसके हमने प्रतिरोध को x1 मान रखा है, इसके हमने प्रतिरोध को x2 मान रखा है। तो ये क्या होगा, ये कम होगा, यानी x1 कम होगा किससे, x2 से। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट क्या है, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। इसमें कह रहा है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का व्यंजक तथा मात्रक लिखिए। तो देखिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है क्या, जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये कोई चुंबक है, ये चुंबक का उत्तरी ध्रुव है और ये क्या है, दक्षिणी ध्रुव है। मान लेते हैं इसका ध्रुव सामर्थ्य +m है और यहाँ का -m है, और इनके बीच की दूरी हम मान लेते हैं 2l है। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा ये है कि किसी चुंबक के किसी एक ध्रुव सामर्थ्य और उनके बीच की दूरी का जो गुणनफल होता है उसी को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसको कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, इसमें एक स्मॉल m × 2l। तो यही इसका क्या होता है, व्यंजक हो गया। अगर हम बात करें इसके मात्रक की, तो यहाँ पे चुंबकीय जो ये ध्रुव सामर्थ्य होता है स्मॉल m का मतलब, और इसका मात्रक होता है एम्पियर मीटर, और यहाँ पे l का मतलब लंबाई है, ये भी मीटर हो जाएगा। तो फाइनली मीटर का गुणा कर देंगे तो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो ये फाइनली इसका मात्रक भी आप लिख सकते हैं। अब आइए हम लोग 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि आर प्रतिरोध के धारा मापी में मुख्य धारा का 10% भेजने के लिए आवश्यक शंट प्रतिरोध होना चाहिए। तो हालांकि आपने पढ़ा होगा कि धारा मापी से अमीटर कैसे बनाते हैं। तो धारा मापी से अमीटर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि धारा मापी के समांतर क्रम में एक निम्न मान का प्रतिरोध जोड़ते हैं, जिससे धारा मापी अमीटर बनता है। और यहाँ पर जो निम्न मान का जो प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ते हैं, दरअसल उसी को हम लोग शंट के नाम से जानते हैं। और उसके फार्मूला ये होता है, जिसमें IG क्या होती है, धारा मापी करंट, G होता है धारा मापी प्रतिरोध, I का मतलब होता है मुख्य धारा, S का मतलब होता है शंट का प्रतिरोध। तो यहाँ पे देखिए R प्रतिरोध के धारा मापी यानी G का जो मान दिया है वो R दिया है, और इसमें कह रहा है कि R प्रतिरोध के धारा मापी में मुख्य धारा का 10% भेजने के लिए। तो मान लेते हैं, माना जो मुख्य धारा है इसको मैं मान लिया I। तो मुख्य धारा जो है अगर इसको मैंने I मान लिया, तो अगर हम बात करें धारा मापी में कितनी जाएगी, तो धारा मापी में कह रहा है कि मुख्य धारा का 10%, तो यानी I का 10%। तो अगर इसका 10% निकालेंगे तो I बटे कितना आ जाएगा, 10। ठीक है, तो ये जो करंट है दरअसल ये IG दिया हुआ है, और इसमें S आपसे क्या कर रहा है, पूछना चाहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमें S निकालना है तो इनको इधर डिवाइड में करना पड़ेगा। तो IG × कैपिटल G बटे I माइनस IG बराबर में S। तो यहाँ पे IG का मान कितना दिया, 10% है, तो यानी I बटे 10 गुणे G का मान R बटे I माइनस I बटे 10। ठीक है,
तो यहाँ से ऊपर हो जाएगा आई बटे 10 गुणे आर। फिर इसके बाद हल करेंगे तो 10 से करना 10, यानी 10 आई में से एक आई निकल जाएगा तो आ जाएगा 9 आई, और 9 आई बटे 10, ठीक है, और यहाँ पे आई रहेगा। तो फाइनली ये 10 से 10 कैंसिल होगा, आई से आई कैंसिल होगा, तो यहाँ पे फाइनली आपका जो बचने वाला है वो आर बटे 9 बचेगा। तो आर बटे 9 जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है वो फर्स्ट क्या है, करेक्ट होगा। तो उम्मीद करूँगा ये भी हमारी बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो ऐसे ही और भी वीडियो आपके लिए मैं उपलब्ध कराता रहूँगा। अगर उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इसी तरीके से मिलेंगे हम लोग आगे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।